नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में हर किसी के दिलो दिमाग में इन दिनों कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हर कोई तलाश रहा है। पहला ये कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक कब आएगा, आखिरकार कब कोरोना के क्रूर प्रहार से राहत मिल पाएगी। दूसरा ये कि कब तक देश में ऑक्सीजन की किल्लत से निजात मिलेगी, कब तक हम कोरोना को मात दे पाएंगे, कोरोना से लड़ने के लिए हमारी तैयारी कैसी है। चलिए आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। एसबीआई रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर अब से 20 दिन बाद यानी मई के मध्य में पीक पर पहुंचेगी। क्या है इसके मायने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच एक और बड़ी अहम खबर है। खबर यह कि जिस कोरोना से पूरा देश बेहाल है, उसका पीक आना भी बाकी है। जानकार ये मान रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिनों में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आएगा, यानी कोरोना चरम पर होगा। जो अप्रैल 4 को स्थिति थी, जब 1,03,000 केसेस थे, तो अभी तो ये लगभग 4 लाख से क्रॉस कर चुका है। 4 लाख कुछ हजार केसेस कोविड के सारी कंट्री में है। मैं तो ये मानता हूँ, ऑप्टिमिस्टिकली मैं ये समझ सकता हूँ कि मिड मई और मई के महीने में इसमें जो कोविड का ग्राफ है वो कम होना शुरू हो जाए मिड मई के बाद। तो अभी तो जो हमारा अभी तो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, जैसे 4 लाख से ऊपर हुआ। पिछले दिन 3,88,000 थे, या पहले उससे पहले 370 थे, तो अभी तो ये 4 लाख से ऊपर हो गया। तो ग्राफ का कम होना तो तभी होगा जब जैसे कोई हाइट पहुंचेगी, जैसे 4.5 या 5 लाख होंगे, उसके बाद में गिरने शुरू होंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि मिड मई और मई के एंड तक काफ़ी फर्क पड़ेगा और नीचे इसका ग्राफ नीचे आने की संभावना होगी। वहीं एसबीआई रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भी देश में कोरोना की दूसरी लहर अब से 20 दिन बाद यानी मई के मध्य में पीक पर पहुंचेगी। अब देश में कोरोना के एक्टिव मामले 36 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। इसमें जितना डर छुपा है उतनी राहत भी है। आप सोचेंगे वो कैसे, तो वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त कोरोना से घबराई पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के पीक का इंतजार हो रहा है। पीक यानी वो दिन जब कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बढ़ने की गति थम जाएगी और रिकवरी रेट बढ़कर 100% की ओर चलने लगेगा। तब जाकर माना जाएगा कि कोरोना वायरस से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है। पर आने वाले खतरे के लिए भी सचेत रहना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर स्टडी की ताकि इसके आर्थिक पक्ष को समझा जा सके। अलग अलग देशों में पीक का अध्ययन किया और पाया कि कई देशों में 69 से 75% रिकवरी रेट होते ही कोरोना वायरस ने अपना पीक हासिल कर लिया। ये भी कहा गया कि तकनीकी अध्ययन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में जिस दिन 75% रिकवरी रेट आ जाएगा तब वो कोरोना का पीक होगा। एसबीआई रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया कि मई के मध्य तक भारत कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर होगा। अब देश में कोरोना संक्रमण के करीब 36 लाख मरीज होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रिकवरी रेट में 1% की भी गिरावट होती है तो सक्रिय मामलों की संख्या में 1.85 लाख की बढ़ोतरी होती है। अभी के आधार पर रिकवरी में 1% की कमी आने में अभी 4.5 दिन लग रहे हैं। ऐसे में अगले 20 दिनों में हम कोरोना के पीक पर होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अभी देश का रिकवरी रेट 82.5% है। पिछले एक हफ्ते से देश में कोरोना के रोजाना 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों के कारण देश के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार
राज्य सरकारें, स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रही है। रिलायंस इस मुश्किल घड़ी में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आगे आया है। विदेशों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। यह रिपोर्ट आप देखें। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन देश में ऑक्सीजन के संकट में मरीजों की जान पर आफत मंडरा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार और कुछ निजी सरकारी कंपनियों ने सभी मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सब अपने अपने स्तर पर इस कमी को दूर करने में लगे हैं। रेलवे ने पूरा रोड मैप तैयार किया, राज्यों को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। तकरीबन हर राज्य से ऑक्सीजन की कमी और उसकी वजह से हो रही मौतों की खबरें आ रही है। देश का हर शहर कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। बड़े उद्योगों से ऑक्सीजन ली जा रही है, बाहर से भी मंगवाई जा रही है। अमेरिका से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के बाद 3 मई से अगले 7 दिनों के लिए यानी 9 मई तक पूरे हरियाणा में लॉकडाउन कर दिया है। पर सरकार प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने में भी साथ साथ जुटी है। रेलवे के जरिए शनिवार को हरियाणा को 5 टैंकरों में 79 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए हरियाणा को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए अब तक 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 70.77 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिलीवरी दी जा चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से अब तक उत्तर प्रदेश को 355 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिलीवरी की जा चुकी है। जल्द ही और भी ऑक्सीजन मिलने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बताया कि उन्हें ऑक्सीजन मिली है क्योंकि सबसे बुरा हाल दिल्ली का ही है। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए, तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी शिमला के कोविड केयर सेंटर यानी डीडीयू में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। शनिवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों में मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बीते साल डीडीयू समेत प्रदेश के 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते आज शिमला में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रिलायंस भी आगे आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने जामनगर रिफाइनरी से विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की सप्लाई तेज कर दी है। जामनगर तेल रिफाइनरी में हर रोज 1000 मीट्रिक टन से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ही पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। रिफाइनरी में ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी लोडिंग और सप्लाई पर मुकेश अंबानी नजर बनाए हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन बढ़ा दिया। 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। रिलायंस आज भारत की करीब 11% मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले कर रहा है और हर 10 में से 1 रोगी को ऑक्सीजन दी जा रही है। पिछले दिनों RIL की ओर से LMO का उत्पादन 700 मीट्रिक टन किया गया था। कोरोना से जंग सबके प्रयास से जीतनी मुमकिन है। वर्तमान परिस्थितियों में एकजुटता और एक दूसरे की मदद और जरूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोरोना वायरस महामारी के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। कई अस्पताल पर्याप्त ऑक्सीजन ना होने की शिकायत कर चुके हैं। शनिवार को ही ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के एक अस्पताल में 19 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर सिलेंडर रिफिल करने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें लग रही है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन केन्स को ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प बताया जा रहा है, मगर क्या यह विकल्प सबके लिए हैं? जानते हैं। इसे जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है। पर्यावरण की हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। दूसरी गैस बाकी 1% है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध करवाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग क्षमता के होते हैं। छोटे पोर्टेबल कंसंट्रेटर 1 मिनट में 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन मुहैया करवा सकते हैं, जबकि बड़े कंसंट्रेटर 5 या 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई की क्षमता रखते हैं। इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन 90 से 95% तक शुद्ध होती है, लेकिन अधिकतम रेट से सप्लाई करने पर शुद्धता में कुछ कमी आ सकती है। कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए प्रेशर वाल्व लगे होते हैं। WHO की ओर से 2015 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कंसंट्रेटर को लगातार काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, इससे लगातार लंबे समय तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। अब सवाल ये कि ये कोरोना मरीजों के लिए कितना कारगर है। जानकारों का मानना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हल्के और मध्य लक्षणों वाले कोविड-19 मरीजों के लिए काफी उपयोगी है, खासतौर पर ऐसे मरीजों के लिए जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% या उससे ज्यादा होता है। लेकिन गंभीर स्थिति वाले कोरोना मरीजों के लिए ये कारगर नहीं है। जिन मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत हो, उनका काम इससे नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें 1 मिनट में 24 लीटर या उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। हालांकि जब तक मरीज को सिलेंडर के जरिए पर्याप्त ऑक्सीजन देने की पक्की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कंसंट्रेटर उनकी जान बचाने का काम कर सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जरूरत पड़ने पर कई ट्यूब के साथ अटैच किया जा सकता है, ताकि इससे एक साथ 2 या अधिक मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके। लेकिन जानकारों के मुताबिक कोरोना के मामलों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों की जान बचाने में कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। बाकी इंतजामों के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा। तो देश भर में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। हरियाणा में भी 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग जिलों में क्या तस्वीरें हैं, इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में 18 साल से ऊपर सभी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। सिरसा में जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, वहीं भिवानी में भी सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने का काम शुरू हो चुका है। सिरसा में सभी युवाओं ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। ये जैसे कि हम न्यूज़ में पढ़ते आ रहे हैं रोज़, जैसे कई फोटोज़ आती है जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसके लंग्स और जो वैक्सीन जिसने नहीं लगाई है उसके लंग्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो मुझे तो लगता है कि वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए, इसमें पार्ट लेना चाहिए। मैंने कल ही अपॉइंटमेंट ली थी और आज मैं वैक्सीनेशन लगाने आ गया। उधर पंचकुला में भी वीकेंड लॉकडाउन के चलते एक सेंटर पर टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहर में अलग अलग जगह पर टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। वहीं सोनीपत में भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सोनीपत में आज 18 साल से ऊपर के युवाओं और महिलाओं को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है कि वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही है। युवाओं को जो डॉक्टर हैं, जो जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में ने कहा था वैक्सीन जरूर लगवाएं, हम सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं फतेहाबाद में भी युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग करीब 17,000 डोज लगाई जाएंगी। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह नजर आया और सभी ने संदेश दिया कि वैक्सीन के जरिए कोरोना की सुनामी को रोका जा सकता है। बता दें कि देश में दूसरी लहर से कोरोना कोहराम बरपा रहा है, तो देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि इसके लिए एक तरफ सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की वजह से 1 मई से अभियान शुरू नहीं हो सका था। हालांकि अब आने वाले दिनों में इस अभियान में तेजी देखने को मिल सकती है और वैक्सीनेशन के जरिए ही
हम कोरोना के कहर को दूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार के आदेश का पालन करें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क पहनें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करें, उचित दूरी बनाकर रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।